हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। आप सबको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एसएससी के एग्ज़ाम के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्री के लिए, मेंस के लिए भी। जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आप 3-4 चैप्टर अगर एडवांस मैथमेटिक्स का कवर कर लीजिए तो उसी में से आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, और ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत नई चीज़ें सिखाऊंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जिसकी हेल्प से आप अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते रहे होंगे, लेकिन इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो दरअसल में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, आप सबने 10th में भी पढ़ा होगा, ये तो बेसिक्स हैं एकदम, कि ट्रिग्नोमेट्री आपके त्रिभुज के जो भी भुजाएं हैं, जो भी साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, या हिंदी में कहें तो समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, और एंगल बी पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो अब अगर मैं इनके एंगल के और भुजाओं के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करूंगा तो वो पॉसिबल हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेनली 3 तरह के आपके रेशियोज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, एक तो होता है आपका साइन, ओके, दूसरा क्या हो गया कॉस, और तीसरा क्या हो गया टैन। ये आपके 3 होते हैं मेन, और इन्हीं के ठीक अपोजिट में होते हैं। जैसे साइन के अपोजिट में हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक के टर्म में, ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ओके, अभी मैं इन सबको डिटेल में बताऊंगा कि इनकी वैल्यूज़ को आप कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है, ओके, और अगर मैं बात करूं इस एंगल की, मतलब एंगल सी की, ओके, तो एंगल सी को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे लिखता हूँ साइन सी की वैल्यू बताओ, ओके, कई सारे लोग थीटा वगैरह लिखते हैं, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, केवल एंगल सी लिख रहा हूँ। ओके, तो एंगल सी की जब बात करूंगा तो इसके इस एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में जैसे कहेंगे तो लंब। ओके, और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी आपकी हाइपोटेन्यूस, या हम कहेंगे हिंदी में कर्ण, या फिर यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बाकी की जो बची हुई है 3 भुजाएं हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसे क्या कहेंगे हम आधार कहते हैं। आधार का मतलब क्या होता है बेस। ओके, तो ये तो हमारे बेसिक्स हैं। जिस भी एंगल के बारे में यहाँ पे बात होगी उसके ठीक सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, ये साइड होगी, उसे कहेंगे हम हाइपोटेन्यूस या कर्ण, और दोनों के बाद जो बचेगी उसे क्या कहेंगे आधार या बेस। अब इन्हीं के आधार पे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और रेशियोज को यहाँ पे पता करना होता है। तो अगर मैं साइन की बात करूँ, और यहाँ पे जैसे लिखा है साइन सी, तो कहीं भी साइन होता है लगा हुआ तो उसकी जो वैल्यू होती है भुजा के टर्म में कैसे निकालते हैं रेशियो, तो वो हमेशा होती है लंब बटे में कर्ण। ओके, हिंदी में कहेंगे लंब बटे में कर्ण, या फिर इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो P अपॉन में H। और कॉस के लिए क्या होगा, ये कॉस सी अगर यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या होगा आधार बटे में कर्ण। ओके, आधार बटे में कर्ण, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और अगर टैन की बात करेंगे हम टैन सी, तो ये क्या होगा आपका लंब बटे में आधार। ओके, या फिर इसे हम क्या कहेंगे P अपॉन में B। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये इसके क्या हैं, ये बेसिक आपके रेशियोज होते हैं। अगर मैं कहता हूँ साइन सी की वैल्यू निकालिए तो आप क्या देखेंगे, साइन सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइन सी के सामने वाली जो भुजा कौन सी है ए बी, तो ए बी आपकी क्या हो जाएगी लंब। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे लंब, और नीचे क्या लिखते हैं कर्ण। कर्ण कौन सा होगा 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है ए सी, तो ए बी और ए सी के जो भी मान दिए होंगे उसे आप रख देंगे और वही क्या आ जाएगा साइन सी की वैल्यू देगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया है, इतना आपको समझ में आ गया, बस वेल एंड फाइन है। बस यहाँ पे समझने वाली बात इतनी सी ही होती है कि जो भी एंगल पूछा जा रहा है उससे आप लंब और आधार और कर्ण कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, कर्ण किसी भी केस में बदलता नहीं है, बदलते केवल लंब और आधार ही हैं। जैसे अगर मैं यहीं पे कहूँगा साइन ए की वैल्यू क्या होगी,
तो अब मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, तो अब इस वाले एंगल के सामने वाली जो भुजा है कौन सी है, BC, वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली तो कर्ण रहेगी ही रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन में AC। देखिए ये क्या है, ये साइन C की वैल्यू है, क्या है, AB अपॉन में AC, और ये क्या है, साइन A की वैल्यू है, BC अपॉन में AC। AC देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब वो बदला नहीं, केवल लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा क्या एंगल पूछा जा रहा है आपसे। तो ये हैं आपके बेसिक, और इसी के ठीक अपोजिट क्या हो जाएंगे, अगर मैं कहूँगा कॉसेक बताओ, तो कॉसेक क्या होगा, साइन का ठीक उल्टा, कॉसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। ओके, कर्ण बटे में लंब। इसी तरह सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। ओके, कर्ण बटे में आधार, और आपका कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा आपका आधार बटे में लंब। तो ये आपका ठीक इसी के अपोजिट यहाँ पे रेशियोज आपको देखने को मिलते हैं। इसे आप लिख सकते हैं H अपॉन में P, इसे आप लिख सकते हैं H अपॉन में B, और इसे आप लिख सकते हैं B अपॉन में P। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इनको याद रखने के लिए कोई शॉर्टकट ढूंढिए, कुछ लगाइए, ये सब बेसिक्स हैं, इसको याद करने के लिए अब आपको किसी भी तरीके या किसी भी नाम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं इनको, बहुत आसान है इनको याद रखना। तो ये तो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कि कैसे हमारे रेशियोज़ निकलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं आगे और बताता चलूँ, इसी के साथ बेसिक्स में ही हम चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे इसमें कुछ और आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए देखते हैं कि अगर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे साइन C, तो इसे हम कॉसेक के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉसेक C। साइन C को अगर कॉसेक के टर्म में लिखना है तो 1 अपॉन में कॉसेक C, और ठीक इसी का उल्टा कॉसेक C को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन C। और हम यहाँ पे देखें कॉस के लिए, तो कॉस C को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक C। ओके, टैन के लिए देखें तो टैन C बराबर क्या हो सकता है, 1 अपॉन में कॉट C। ओके, और इसी का ठीक रेसिप्रोकल भी होगा, कॉट C बराबर 1 अपॉन में टैन C। इस तरीके से आप इनको समझ के रखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनके बीच की रिलेशनशिप एक और इस्टेब्लिश होती है, क्या हो जाएगी, साइन C गुणे में कॉसेक C बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह आप कॉस के लिए भी लिख सकते हैं, कॉस C गुणे में सेक C बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह टैन C बराबर इंटू में कॉट C बराबर कितना हो जाएगा, 1। मतलब कहीं भी ऐसे दोनों का गुणा होता दिखेगा तो आप सीधे उसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं टैन C, तो टैन C को 1 अपॉन में कॉट C तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ हम इसे साइन C अपॉन में कॉस C भी लिख सकते हैं। ओके, इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि साइन C बराबर क्या होता है, साइन C बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉस C बराबर क्या होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया, क्या बचा, P अपॉन में B। हमने देखा था टैन C की वैल्यू क्या है, P अपॉन में B। आप अगर यहाँ पे साइड्स को रखेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा कि टैन C बराबर क्या होता है, साइन C अपॉन में कॉस C। ओके, मतलब साइन और कॉस का रेशियो आप 10 निकलता है, और अगर कॉट की बात की जाएगी तो कॉस C अपॉन में साइन C ये निकलेगा। मेरे ख्याल से ये जो बेसिक्स हैं आपको समझ में आए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, जिनका पता होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे आपके दिमाग में होनी ही होनी चाहिए, इसके लिए आपको बुक पलटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या क्या है वो 3 ही आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे अगर कुछ और आएंगी तो मैं आपको उसी समय क्वेश्चन के दौरान ही बताता रहूँगा, लेकिन ये 3 तो आपके लिए एकदम मस्ट हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है, आप सबको पता होगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर में 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखिए। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ आपके एंगल सेम होने चाहिए। साइन यहाँ पे ही देखिए, साइन के लिए भी A एंगल लिया गया है, कॉस के लिए भी सेम एंगल A ही लिया गया है, तभी ये 1 होगा। यहाँ पे आप एक तरफ A लीजिए, दूसरी तरफ B लीजिए, तब ये आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी मैं लिखूँ तो दूसरी आइडेंटिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस टैन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर A। ओके, कि कहीं पे अगर सेक स्क्वायर A लिखा है तो उसे आप 1 प्लस टैन स्क्वायर A लिख सकते हैं, या 1 प्लस टैन स्क्वायर है तो उसे आप सेक स्क्वायर A लिख सकते हैं। इसी से आपकी तीसरी आइडेंटिटी एक बनती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर में कॉसेक स्क्वायर A। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है। इन तीनों को एकदम आपको पता ही होना चाहिए, दिमाग में 24 घंटे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके लिए आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है,
अब इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज से आपकी दो आइडेंटिटीज हर एक आइडेंटिटी से और निकल के आती हैं, लेकिन वो तभी आपको पता चलेंगी जब आपको ये ध्यान होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाऊँ, मतलब एक की तरफ ले जाऊँ, तो हम साइन स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, मतलब कहीं भी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिखा होगा तो उसे हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। अभी इसका हम यूज़ भी देखेंगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो। और इसी तरह अगर मैं साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी 1 से ही आपकी दो आइडेंटिटी और यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा ये याद रखिए, ये दोनों तो आप फॉर्म कर लेंगे। इसी तरह दूसरे में आ जाएं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैं दर्जा दूंगा ये आइडेंटिटी का, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसको लगाना। अगर मैं टेन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाऊं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है, और जहां पे आपको ये पता चल गया फिर तो आपके मजे हो जाते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको हम दूसरे फॉर्म में और भी लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, सेक ए माइनस में टेन ए बराबर में 1। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान में रखिए हमेशा ही। और दूसरी आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे आती है इसी से निकल के, टेन स्क्वायर के फॉर्म में क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो यहाँ से भी आपको दो आइडेंटिटी मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रखना। ओके, अब तीसरे पे ही आ जाते हैं, क्या निकलेगा यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कॉट स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। ओके, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे इसको लिखा है, आप लिख लीजिएगा। और दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या निकलती है कि अगर मैं कॉट स्क्वायर के टर्म में लिखूँ, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब कुछ लोग सोच रहे हैं इनका कहाँ पे यूज़ होगा, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा होगा या जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे सोच रहे हैं इनका यूज़ कहाँ पे होगा। तो जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम देखेंगे कि कितना प्रैक्टिकल इनका यूज़ हमारा निकल के आता है। तो अभी आप ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए, ध्यान में रखते रहिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ और कैसे आपको सारी चीज़ें निकालनी हैं। तो ये तो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये 3 आपकी प्राइमरी हैं, बाकी और भी आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़ होंगी क्वेश्चंस में, वो उसी समय मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए अब थर्ड हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्या वैल्यूज़ होते हैं, इन सब के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा चार्ट याद करना पड़ेगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 60 की वैल्यू क्या है, इसी तरह टेन, कॉट, कॉस, कॉसेक, कॉट, सब की वैल्यू उसको याद रखना पड़ता है। आप देखते होंगे किताबों में से लिखा रहता है साइन, यहाँ पे कॉस, टेन, और नीचे से बना रहता है ये 0 डिग्री, फिर कहते हैं 30 डिग्री, फिर आपका आता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी रहती हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, और आपको याद ये करना पड़ता है। तो वैल्यूज़ आपको पता होने ही होने चाहिए। अब आप इससे स्किप नहीं कर सकते हैं कि आप सोचिए कि मैं ये चार्ट पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसे ही कर लूँगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के क्वेश्चंस को। तो आपको अगर आ जाएगा लिखने के लिए साइन 45 की वैल्यू और आपने पढ़ा नहीं है तो इसमें कोई भी आप जुगाड़ भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1/√2 पता होगा तभी आप कुछ कर भी सकते हैं। तो ये अगर नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है, ये मस्ट है आपके लिए इसका पता होना कि सब की साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक, छेवों की आपको यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं आपको पता होनी ही चाहिए। तो इसके लिए आपके तरीके कई सारे हैं। पहला तरीका आपका क्या है कि इन सब को आप क्या कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, इन सब पूरी वैल्यूज़ का ही एकदम रट्टा मारिए, रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा की तरह इसको पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका आपका क्या है, अच्छा तरीका है जिन लोगों को रटना पसंद है। दूसरा तरीका इसका एक स्मार्ट मेथड है जिसके जरिए आपको कुछ भी टेबल वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, ना तो दिमाग में इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत है। कई लोगों को याद भी हो जाता है तो कन्फ्यूजन होती है कि सही है कि नहीं सही है, गलत तो नहीं बता रहा हूँ कहीं, या गलत सोच लिया हो, कन्फ्यूज़ हो गए हो एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि घर पे तो बहुत अच्छी से सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, सब कुछ उड़ जाता है दिमाग का। तो वो मेथड हम सीखते हैं और ये सारी चीज़ें टेबल फेबल सब भूल जाते हैं कि इनको कैसे रटना है, कैसे बनाना है। कई लोग बनाने के तरीके बताते हैं तो वो याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कुछ स्मार्ट तरीके सीखते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए काम क्या है 80% आसान हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई मंत्र बताऊंगा वो पढ़ेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन काम 100% है तो उसको मैं 80% कम कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बस यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं,
बहुत सारे लोगों को ये मेथड पता भी होता है और जिनको पता है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही आपको पढ़ना ही होता है कि एकदम गधों की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं। एक ट्रायंगल पे यहाँ पे आप लिखेंगे 45 और दूसरी तरफ भी क्या लिखेंगे 45। यहाँ पे आप लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। ओके, पहले वाले में लिखेंगे 1 2 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पे आप 3 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे 2 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, बस आपका काम खत्म। अब आपसे मैं पूछता हूँ साइन 30 की वैल्यू बताओ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे 30 लूंगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब, मतलब 1, और कर्ण क्या है? बटे 2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। मैं कहता हूँ आप कॉस 60 की वैल्यू बताओ। तो कॉस 60 का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब कॉस 60 ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। साथ वाली क्या होगी? आधार होगी। तो आधार बटे में कर्ण क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, इसी तरह कोई भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। tan 30 की वैल्यू मैं कहता हूँ tan 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी? tan 30 मतलब p अपॉन में b। 30 है तो ये 1 क्या होगा? लंब, और ये आपका √3 क्या होगा? आधार। तो 1 अपॉन में √3। कोई भी वैल्यू आप निकालिए, सेक की निकालिए। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? h अपॉन में b। तो सेक 30 बोला है तो h क्या होगा? हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है क्या होगा? 2। और बेस क्या होगा यहाँ पे? तो बेस आप देखेंगे √3, तो 2 अपॉन में √3। आप अपनी बुक को लेकर के बैठ सकते हैं, जो जो वैल्यूज़ मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ आसानी से मैच करते रहिए। मतलब क्या कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, इसीलिए मैं बारी बारी से हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। रेशियोज पता है कि tan का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या है, सेक कॉसेक कॉट का मतलब क्या है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया है कि लंब और आधार आपको कैसे लेना है, फिर आप इन दो ट्रायंगल्स की मदद से सब कुछ निकाल सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू मैं कहता हूँ, साइन 45 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी। कुछ भी दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। दो यहाँ पे ट्रायंगल बनाए हैं, साइन 45 मतलब क्या? 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2। 45 के लिए और आसान है, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, सेम वैल्यू आपको आनी है। कहता हूँ tan 45 की वैल्यू बताओ क्या होगी? tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 कितनी आ जाएगी? 1। तो कोई भी वैल्यू आप निकालिए, आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, जो 20% मैं कहता हूँ काम है। 20% काम इसमें इतना होगा कि आपको साइन 0 की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। बस इतना आपको याद रखना होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और जो साइन 0 की वैल्यू होगी ठीक इसी के उल्टे किसकी वैल्यू होगी? साइन 90 की वैल्यू होगी। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। अब इसके बाद आपको जो भी निकालना है आप आसानी से उसके थ्रू निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा कॉस 0, तो कॉस 0 क्या होता है? 90 के बराबर होता है साइन 90, तो क्या हो जाएगा? 1। और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक आपस में ये आप देख लीजिए कि एकदम ठीक इसी के उल्टे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ tan 0 की वैल्यू निकालो। तो tan 0 का मतलब क्या? साइन 0 अपॉन में कॉस 0। 0 बटे में 1 क्या हो जाएगा? 0। मैं कहता हूँ tan 90 की वैल्यू निकालो। तो tan 90 का मतलब क्या? साइन अपॉन में कॉस 1 अपॉन में 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट, कैन नॉट बी डिफाइंड, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप सारे निकाल सकते हैं। तो एक आपको याद रखना है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। बाकी सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या, दिमाग पे प्रेशर पड़ने वाला काम क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा कि आपको एग्जाम में बैठ के यहाँ पे सोचना पड़ेगा, निकाला है सही निकाला है, धड़कनें बढ़ती रहती हैं। गलत होगा तो वो भी आंसर में लिखा ही रहता है, गलत वाला ऑप्शन भी लिखा रहता है। सही करके आएंगे तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और आपको पता क्या है कि एक नंबर तो छोड़िए, 0.5 नंबर या 0.25 नंबर भी बहुत मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं गलत हो गया तो क्या हुआ, एक नंबर ही तो कटेगा। लेकिन जब आप देखते हैं ना, जैसे आज देखा कि आपका कट ऑफ है जनरल का 47.5, कितने लोगों ने ग्रुप में पोस्ट किया कि उनका 47.25 नंबर है। मतलब 0.25 नंबर से वो पिछड़ गए हैं। 47 नंबर पर, मतलब 0.5 नंबर से बस उनका प्री रुक गया, पूरा का पूरा साल उनका रुक गया। अब अगले साल वो पेपर देंगे IBPS PO प्री का। इसी तरह अभी जब हमारा SSC का भी आया था तो बहुत सारे लोगों का आया था, सर 130 नंबर पाए, सर 135 नंबर पाए हैं, रुक गया एक एक नंबर से, दो नंबर से। तो क्या है, जब आप इतना केयरलेस रहेंगे, आपको हर एक नंबर चुराना आना चाहिए, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं कि एक नंबर है कोई हुआ गलत हो गया, तो ऐसी वाली कोई भी फीलिंग नहीं रखिए, ना तो ऐसा एटीट्यूड रखिए। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 0.25 हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि वैल्यूज़ आपकी कैसे निकलेंगी, कितना आसान है इनको निकालना, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। तो यही कि आपका स्मार्ट मेथड अभी तक भी आप निकालते होंगे, मुझे पता है आपने निकाला होगा, लेकिन अब आप इससे निकाल के देखेंगे तो देखेंगे कितना समय आपका बच जाएगा। पेपर आपका जब स्टार्ट होता है, कॉपी मिलती है, रफ शीट मिलेगी, बस उसमें 2 ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, खत्म कहानी। अब याद करने की टेंशन भी नहीं, 100% श्योर भी रहेंगे sin 30 की वैल्यू निकालिए तो यही होगी, वरना निकाल भी लेंगे तो कन्फ्यूज़न बनी रहती है। और आगे करते करते थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कुछ कुछ वैल्यूज़ आपको याद भी हो जाती हैं, तो वो तो आगे की बात है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं। अब आपने हो सकता है अगर पहले पेपर दिया हो, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, देखते होंगे अगर लिखा होगा वो sin 135 की वैल्यू निकालो, sin 225 की वैल्यू निकालो, tan 135 की वैल्यू निकालो, तो हमने देखा होगा 90 + 45, 180 - 45 ऐसे करके कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है कि कौन सा प्लस में हो रहा है, कौन सा माइनस में हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और ये आखिरी समय तक भी बनी रहती है। तो इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यहाँ पे एक तरीका आपको सिखाता हूँ जिससे आप अपनी इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर आप सब कुछ भूल भी जाएँ कि कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस, केवल एग्ज़ाम टाइम में केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना ऑन रखते हैं तो बिना कुछ भी याद किए बगैर आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे कि कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में होगा। देखिए यहाँ पे हमको पता है क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं, तो क्वाड्रेंट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, हालांकि बहुत सीधी लाइन में बना नहीं पाता हूँ, मैंने बना लिया। एक्स और वाई क्वाड्रेंट आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मान लेता हूँ मैं कि ये क्या है 0 डिग्री है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, ये आपका क्या है 180 डिग्री है, और ये आपका क्या है 270 डिग्री है। और फिर से अगर हम यहीं पे पहुँच जाएं जहाँ से शुरुआत की थी तो आपका क्या हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बना लिए क्या, इनके एंगल्स ड्रॉ कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हम जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या है, ये वाली जो आपकी लेटी हुई लाइन है क्या है एक्स एक्सिस है, और ये जो आपकी खड़ी लाइन है ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है। तो इतना तो हम सबको पता होगा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर बढ़ेंगे तो एक्स वाला क्या होता है पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो ये वाई वाला पॉजिटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आगे बढ़ेंगे, ये आप समझ लीजिए मूल बिंदु अगर ये आपका 0 है तो इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो एक्स वाला क्या होता है नेगेटिव, और मूल बिंदु के नीचे अगर जाएंगे तो वाई वाला क्या होता है नेगेटिव। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि एक्स एक्सिस जो है वो क्या काम करेगा, एक्स एक्सिस आपका क्या काम करेगा बेस का काम करेगा, और वाई एक्सिस क्या काम करेगा, वाई एक्सिस काम करेगा परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो ऐसे हम इसको मान के चलेंगे और हाइपोटेन्यूज के लिए यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे खड़ा करता हूँ कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री पे है। तो अब आप बताइए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जी हाँ, और हमारा जो बेस है वो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जी हाँ, दोनों क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो अगर हम साइन का रेशियो निकालेंगे तो परपेंडिकुलर भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज को तो हम न्यूट्रल लेके चलते हैं, उसके लिए साइन की कोई वैल्यू नहीं है, तो केवल परपेंडिकुलर देखेंगे और बेस देखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो साइन वाला टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बस यहाँ से आपको समझना है, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं मैं कि साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या कहा है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हम नहीं देखेंगे क्या है प्लस माइनस से मतलब नहीं, केवल परपेंडिकुलर की वैल्यू को आप देखेंगे और बेस की वैल्यू। तो साइन के लिए तो केवल परपेंडिकुलर आता है, तो परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पूरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम कॉस के लिए देखें तो कॉस के लिए बेस देखिए क्या है बेस क्या है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और टैन की अगर बात करें तो टैन में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो टैन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो साइन कॉस टैन तीनों की वैल्यूज अगर इसमें आ रही हैं तो क्या होंगी सारी की सारी पॉजिटिव ही होंगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ूँ, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल खींचता हूँ, वही 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ देखता हूँ साइन के लिए, तो अब परपेंडिकुलर देखिए आपका क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं, वाई आपका ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हमने देखा केवल परपेंडिकुलर देखना है, तो साइन अगर देखते हैं तो साइन के लिए केवल परपेंडिकुलर आता है, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव में है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह हम कॉस पे आए तो कॉस का देखें तो बेस हमारा क्या है, देखिए अब नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सिस है कि नहीं, ये वाली मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो एक्स नेगेटिव है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या हो गया नेगेटिव, तो मतलब कॉस क्या हो गया नेगेटिव। इसी तरह अगर हम टैन पे आए तो टैन का मतलब क्या साइन अपॉन में कॉस, और एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो अपॉन करेंगे तो टैन जाहिर सी बात है क्या होगा नेगेटिव में ही होगा।
तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो केवल साइन वाला क्या है आपका पॉजिटिव है, बाकी के दोनों आपके जो टर्म आएंगे क्या होंगे, वो नेगेटिव में होंगे। अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। देखिए ये तरीका कितना आसान होगा आपके लिए इसको इससे समझना। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, देखते हैं तो हमारा जो साइन वाला टर्म है उसके लिए परपेंडिकुलर की जरूरत होती है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, माइनस में है, तो साइन वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे देखिए बेस भी क्या है आपका, माइनस में है, तो कॉस वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो tan आपका क्या होगा, साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो माइनस और माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस। तो tan वाला क्या हो जाएगा इसमें, प्लस में, मतलब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपका tan वाला पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। इसी तरह हम आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, माइनस में है, तो साइन वाला टर्म किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। बेस हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस वाला टर्म पॉजिटिव होगा। और tan हमारा क्या है, साइन अपॉन में कॉस, तो एक माइनस एक प्लस है, तो tan क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों माइनस होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना आसान है आपके लिए समझना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो आपको मेरे ख्याल से 5 या 10 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वाड्रेंट खींच के, उसके बाद आसानी से आप बता पाएंगे कि कौन सा इसमें पॉजिटिव होगा और कौन सा इसमें निगेटिव होगा। तो इसी तरीके से आप पढ़िए तो आपका जो सिलेक्शन है उसके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। कई लोगों को मैंने देखता हूँ लगभग 60 से 70% जो लोग होते हैं वो बेसिक जो पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का उसको स्किप करते हैं, उनको लगता है तो मुझे आता है, तो वहीं पे वो गलती कर जाते हैं कि कई चीज़ें उनको नहीं भी पता होती हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, जो आपको आता है हो सकता है एक बार पढ़ के आपका वो रिवाइज हो जाएगा, नुकसान तो करने से रहा, ठीक है। तो चीज़ों को हर एक चैप्टर को आप देखा करिए शुरू से लेकर के अंत तक। तो अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसके लिए हम लिखते हैं ऑल। ऑल का मतलब क्या, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब के सब उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसके लिए मैं लिख देता हूं एस, कि उसमें केवल साइन वाला जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। साइन के साथ साथ मतलब कॉसेक वाला भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। साइन पॉजिटिव मतलब कॉसेक भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे tan वाला आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो tan के साथ साथ cot भी आपका पॉजिटिव होगा। और अगर फोर्थ वाले पे आए तो यहाँ पे कॉस वाला आपका जो टर्म है वो क्या होता है, रेशियो है, वो पॉजिटिव में होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव में। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ASTC। इसके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे अपने से भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। ध्यान रखिएगा बस ये कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मत याद कर लीजिएगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट में आपका क्या है, सब कुछ पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव, और चौथे में क्या है, कॉस वाला पॉजिटिव है। सी फॉर कॉस, ना कि कॉट, ठीक है। तो कॉस वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी हेल्प से अब हम कैसे यहाँ पे वैल्यूज़ को डिसाइड करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी उनको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि अब वैल्यूज़ को आप कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो जब एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो उनका जो मान है या कह दो रेशियो है वो बदल जाता है। कई केसेस में बदलता है, कई केसेस में नहीं बदलता है। तो किस में बदलता है आप याद कर सकते हैं ऐसे कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस खड़ी लाइन को या वाई एक्सिस को पार करेगा तो उसके मान हमेशा बदल जाते हैं, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, यहाँ से। तो कैसे मान बदलते हैं, साइन आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, कॉस में, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, कॉस साइन में और साइन कॉस में। tan आपका कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट आपका क्या कन्वर्ट होगा, tan में। इसी तरह आपका जो कॉसेक होगा वो कन्वर्ट होगा सेक में और सेक आपका कन्वर्ट होगा कॉसेक में। तो ये इसका क्या होता है, कन्वर्जन जब भी ये 90 डिग्री को पार करें या फिर इधर देखें तो 270 डिग्री को पार करें। तो सीधा सा फंडा याद रख सकते हैं, ये जो खड़ी लाइन आपकी आई है इसको आप पार करेंगे तो साइन आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में। जैसा आपको पूछा होगा वैसा आपको करना होगा। लेकिन अगर आप 180 डिग्री को क्रॉस करें या यहाँ पे 0 या 360 डिग्री को ऊपर नीचे करेंगे तो आपके जो साइन है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। मतलब साइन हमेशा साइन ही बनेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा और कॉट कॉट ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहते हैं। मतलब जब भी हम इस लेटी हुई लाइन को या एक्सिस को पार करेंगे तो कुछ भी कन्वर्जन नहीं होता है, सब वैसे के वैसे ही बने रहते हैं।
थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 135 की वैल्यू कितनी होगी कैसे आप निकालेंगे, तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे साइन 90 प्लस में 45। ओके, मतलब क्या, साइन 90 तक आएंगे, इधर से आएंगे 90 डिग्री, इसमें 45 डिग्री और आगे जाएंगे, तो मतलब क्या 90 तक आएंगे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 90 से जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो देखेंगे क्या, सेकंड क्वाड्रेंट का मालिक कौन है, तो वो हम देखेंगे साइन है, केवल उसी की यहाँ पे दादागिरी है, वही यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही होते हैं किसको प्लस करना है किसको माइनस, तो इसको भी थोड़ा सा आप क्लियर करिएगा कि सबसे पहली बात तो साइन के केस में हम यहाँ पे आए हैं 90 डिग्री को पार करते हुए, तो 90 डिग्री जैसे ही पार किए तो साइन का बदल के हो जाएगा क्या, कॉस। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू है 45 डिग्री उसे हम लिख देंगे यहाँ पे 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लस लगेगा कि माइनस, तो देखिए जो भी यहाँ पे पॉजिटिव आपको डिसाइड करने हैं वैल्यूज़, वो हमेशा आपको जो इनिशियल वैल्यू है उस पर देखना होगा कि यहाँ पे इनिशियल पहले क्या था, साइन था, तो साइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये क्या होगा, प्लस ही होगा। ना कि ऐसे सोचिए कि अच्छा ये तो कॉस 45 हो गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस वाला तो निगेटिव होता है तो इसके आगे आप निगेटिव लगा दीजिए, वो गलत तरीका है। फाइनल जो वैल्यू कन्वर्ट होके आई है उसको हम नहीं देखते हैं, इनिशियल वैल्यू जहाँ से हम आए हैं उसको देखते हैं, उसी के आधार पे यहाँ पे निर्णय होता है। तो cos 45 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्या होती है 1/√2, तो साइन 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसी साइन 135 को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस में 45, है कि नहीं। अब हमने देखा था कि अगर हम 180 में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऊपर नीचे अगर होंगे तो हमारा साइन का साइन ही बना रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा। और हम देखेंगे 180 से माइनस में जा रहे हैं, मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे किसका राज है, साइन का, तो साइन का राज है तो साइन ही यहाँ पे है तो क्या होगा, प्लस ही होगा, मतलब क्या हो जाएगा, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2। और थोड़ा मैं बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं, cos 225, इसकी वैल्यू आप निकाल के दिखाइए। तो cos 225 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको अगर मैं ऐसे तोड़ के लिख दूं, cos 180 प्लस में 45, ठीक है, सही है। 180 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, 225 आएगा। तो पहली बात तो क्या, हम देख रहे हैं 180 को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब cos का तो cos ही बना रहेगा, कुछ भी कन्वर्जन नहीं होगा। दूसरी बात क्या, कि हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, 180 प्लस 45, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और वहां पे किसका शासन है, वो किसका है, tan का, मतलब tan क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम cos से आ रहे हैं, तो cos तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, आगे निगेटिव लगाएंगे, क्या होगा, माइनस में cos 45 कितना हो जाएगा, माइनस में 1/√2। ध्यान रखिएगा जो माइनस है आपका बाहर ही लगता है, अंदर यहाँ पे माइनस नहीं लगता है, ठीक है। तो माइनस आपका कहाँ पे आ जाएगा, बाहर ही रहेगा, तो -1/√2 इसकी वैल्यू आएगी। तो एक चीज़ अगर आपने थोड़ी सी नोटिस की होगी ये, कि अगर हम इसी वैल्यू को इस तरीके से लिखते, cos 225 को ऐसे भी तो लिख सकते थे, 270 माइनस में 45, तब पर भी क्या आता, तब पर भी आपका क्या आता, 225 ही आता। 270 में 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 225 ही आएगा। लेकिन अब हम 270 को आर पार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। हमने देखा था ना, खड़ी लाइन को हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कन्वर्जन होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी उसे आप लिखेंगे 45, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये 270 से 45 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस है, tan प्लस है, बाकी सब माइनस। तो आ कहाँ से रहे हैं, कॉस से। तो हमारा कॉस क्या है, नेगेटिव में, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1/√2। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि 90 डिग्री पे जब हम आएंगे, मूव करेंगे प्लस या माइनस, तो हमको ये याद रखना होगा कि वो किस में चेंज होते हैं। कहीं पर भी गलती से अगर आपने साइन को चेंज कर दिया कॉसेक से,
तो आपके लिए क्या गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। तो एक काम ये करेंगे हम प्रयास कि जब भी हमको चेंज करना होगा किसी भी वैल्यू को, तो हम उसको या तो 180 के टर्म में रखेंगे या तो उसको हम 0 डिग्री या 360 के टर्म में रखेंगे, ताकि हमको ये याद रखने की जरूरत ना रहे कि साइन को कॉस में करना है, टेन को कॉट में या कॉसेक को सेक में। ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम हर एक वैल्यू को 100 और 360 या 0 डिग्री के टर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको याद भी क्यों रखें, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये बताया किस लिए है, ये बताया इसलिए ताकि आपको इतनी जनरल सी नॉलेज तो पता होनी चाहिए, कहीं कहीं पे काम आ जाए। तो ऐसा ही नहीं हो कि आपने तो पढ़ा ही नहीं था, बताया ही नहीं था, तो हम करेंगे कहाँ से। तो ये होता है इसका कुल मिला के कन्वर्जन। अब यहाँ पे 45 डिग्री का बताया, इसका मतलब ये नहीं कि केवल 45 डिग्री पे ही लागू होगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ साइन 210, साइन 210 का मतलब क्या, 210 की वैल्यू निकाल के दिखाइए क्या होगी। तो अगर मैं क्या करूंगा, साइन 210 को 180 के आसपास है तो उसी के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। साइन 180 प्लस में 30, साइन 180 है मतलब साइन का साइन ही बना रहेगा, नीचे लिख रहा हूं तो साइन ही आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखेंगे क्या है 30। फिर देखेंगे क्या है, ये साइन है और आ रहे हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन है, 10 प्लस में साइन क्या है, माइनस में है, तो इसके आगे हम लगा देंगे माइनस। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में क्या आ जाएगी 1/2। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। वैसे अगर हम एसएससी की बात करें तो हमारे जो ज़्यादा टर्म होते हैं वो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक ही कवर होते हैं, मतलब 90% चीज़ें यहीं तक कवर हो जाती हैं 0 से 180। उसके आगे तो आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पूरी चीज़ें कवर करें क्योंकि कोई टफ तो है नहीं ऐसा जिसको पढ़ना कठिन है, आसान ही है। तो हमने यहाँ पर पूरा ही कवर कर लिया है। ये देखने के बाद आपका ये पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कौन से साइन हमको देखने होते हैं, कौन से साइन हमको नहीं देखने होते हैं। तो ये है हमारा क्या, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपका आता ही आता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और ऐसा भी होता है कि कई बार नहीं भी पूछता है, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं चांसेस लेकर के। एग्जाम में अगर आ जाएगा 1 नंबर तो ये आपका 1 नंबर पाना आसान हो जाता है। और वैसे भी आपको आना भी चाहिए कि कन्वर्जन आप रेडियन और डिग्री का कैसे करते हैं। छोटी सी चीज़ है, पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात क्या होती है कि 1 डिग्री, ऐसे याद रखिए, 1 आपका डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे में 180 रेडियन। ऐसे आप बस इसको याद कर लीजिए, इतनी सी चीज़ बस याद कर लीजिए, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम उल्टा कर दें, 1 रेडियन बराबर, अगर हमको निकाल, रेडियन के लिए हम ऐसे सी लगाते हैं, 1 रेडियन निकालना हो तो क्या हो सकता है, तो ये दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 बटे में पाई डिग्री, बस खत्म। तो अगर मैं ऐसे आपको कहता हूँ 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो 120 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे में 180 रेडियन। तो 120 डिग्री क्या होगा, 120 में पाई बटे 180 आप कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, कितना हो जाएगा, 2 का गुणा ऊपर पाई में करेंगे तो 2 पाई अपॉन में 3 रेडियन में आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे आपको दिया जाए 2 पाई अपॉन में 3, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो हमको पता क्या है कि 1 रेडियन बराबर, बस एक याद रखिए, आप इसको याद रखिए, रेडियन पूछे तो पलट के लिख लीजिए, इसको पूछे तो ऐसे लिख लीजिए। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 बटे में पाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 बटे में पाई का बस गुणा कर दूँ, पाई से पाई कट गया, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, कितना हो गया 120, बस खत्म। कन्वर्जन इतना सा था, आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका मिनट डिग्री वाला आता है वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसी में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ये तो छोटा सा चीज़ था जो मैंने आपको बताया कि इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप कम से कम समझ के रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे चीज़ों को समझने में। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री के यहीं तक हैं। ये पहला पार्ट है, आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 1 आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए मैंने ये नया एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इन सब जो मेथड्स होते हैं इनकी जानकारी हो सके और उनके एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो ये आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा उस पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊँगा, और वो जो क्वेश्चंस भी होंगे आपके, वो आपके जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चंस होंगे। उन्हीं को डायरेक्ट लेकर के हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना होगा। एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि उसे आप 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है उसे आप 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को रिड्यूस करेंगे जिससे हमारे नंबर और इफिशियंसी में इंप्रूवमेंट हो सके। तो पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए और लोगों को जोड़िए।
जुड़िए अपने इस नए चैनल के साथ। आप ही का चैनल है, और लोगों को जोड़िए और लोगों को भी इसमें सम्मिलित कीजिए ताकि वो लोग भी इन सारी मेथड्स को सीख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो मैं डेली डालूंगा आपको मिलती रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।